नमस्कार। आज किस्सा गोई का ये अंक शुरू करने के पहले मैं अपने किस्सा गोई परिवार की ओर से देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर, देश की सीमाओं की रक्षा का गुरुतर दायित्व वहन करने वाले देवभूमि उत्तराखंड की माटी के लाल भारत के सपूत जनरल विपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने अग्नि के 7 फेरे लेते समय आजीवन साथ निभाने की कसम खाई थी और उन्होंने अपने संकल्प को अग्नि को ही साक्षी मानकर निभाया भी। उसके साथ साथ अपने सुप्रीम कमांडर की सुरक्षा में तैनात, उनके सहयोग में तैनात भारतीय सेना के 11 अन्य वीर जवानों को, जिन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि किस्सा गोई परिवार की तरफ से अर्पित करता हूं। उनको शत शत नमन करता हूं और इन सभी शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस हृदय विदारक हादसे में घायल और जीवट योद्धा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्दी स्वस्थ होने की हृदय से कामना भी करता हूं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिस तरह यमराज को युद्ध में पराजित करके वहां से निकले और अस्पताल में डॉक्टरों की देख रेख में जीवन मृत्यु से युद्ध कर रहे हैं, इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था। कारण यह था कि इस नौजवान पायलट ने युद्धक विमान तेजस उड़ाते समय हवा में आई विमान की तकनीकी खराबी के बाद भी उसे सुरक्षित लैंड कराया। विमान और विमान में बैठे चालक दल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके इसी साहसी प्रयास के लिए, साहसी कदम के लिए, साहसिक कार्य के लिए इस साल उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस जीवट योद्धा ने अपने सुप्रीम कमांडर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई होगी। ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी जो मैं कह रहा हूं। मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की, फिर से रणभूमि नभ में आने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं किस्सा गोई परिवार की तरफ से। आज शाम जनरल रावत और ये सभी बहादुर सैनिक जिनकी हादसे में जान गई थी, वो सभी पंच तत्व में विलीन हो गए। आज शाम को जनरल रावत का अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि 8 से लेके अब तक, जबकि 8 से लेके अब तक वो हमारे बीच तो नहीं थे, लेकिन उनका नश्वर शरीर, उनका पार्थिव देह, उनका भौतिक शरीर आज शाम को 5 बजे से पहले तक भारत माता की गोद में ही था। इसलिए मैंने कल और परसों इसका जिक्र नहीं किया था। आज जनरल रावत और बाकी सभी 11 शूरवीर, जनरल रावत की पत्नी हमारी आंखों से पूरी तरह से ओझल हो गई हैं और पंच तत्व में विलीन हो गई हैं। अभी जब 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का
को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया था, लोकार्पित किया था। और जब उसके 3.2 किलोमीटर लंबे हाईवे पर देश के लगभग सभी युद्धक विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ की थी, उस अवसर पर भी जनरल रावत वहाँ मौजूद थे। अंतिम बार मैंने उनको 16 नवंबर 2021 को ही देखा था। उनके मुस्कुराते चेहरे और आंखों की चमक मुझे भुलाए नहीं भूलती। कितनी तत्परता से वो अपने वायुसेना के सभी अधिकारियों को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलवा रहे थे। वहाँ जो और सिविलियन अधिकारी गए थे उस समय, उन सब का परिचय भी ले रहे थे, सबसे हंसते हंसते बात भी कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ये एयर शो देखने के बाद करीब 35-40 मिनट बाद ही वो अपने विमान पर बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इस बीच में जनरल रावत बाहर रहे, अपने सैन्य अधिकारियों से बात करते रहे, सिविलियन अधिकारी वहाँ जो मौजूद थे उनसे मिलते रहे। वो बिल्कुल न भूलने वाला क्षण है। मैं भी बहुत मुझे आश्चर्य भी हुआ कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, वो मुझसे सिर्फ 3 वर्ष बड़े थे। 63 साल की उम्र थी। ये उम्र नहीं होती जाने की, वो भी एक फौजी के, सर्वोच्च सम्मान के फौजी के। खैर, ईश्वर ने जो लिखा था वही हुआ, और ईश्वर करे इन सभी को अपने श्री चरणों में जगह दे, और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे और फिर वो वापस युद्ध भूमि में लौट सकें। आज का एपिसोड, आज की घटना भी जनपद लखनऊ की है। थाना है गाजीपुर। तारीख है 21 दिसंबर 1998। 21 दिसंबर 1998। एक छोटा बच्चा, उम्र करीबन 12-13 साल, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ने वाला, भागते हुए एक पीसीओ के भीतर गया, घर से थोड़ा दूर। पीसीओ वाले से कहा कि अंकल, पुलिस को किस नंबर पर फोन किया जाता है। उसकी घबराहट, अकुलाहट देखकर पीसीओ वाले ने पूछा, बेटा क्या बात है। बच्चे ने अपना नाम अंकित और सोनू बताया, और उसने कहा कि अंकल, मैं 12 बजे स्कूल गया था, अभी 5 बजे मेरा स्कूल छूटा। अभी मैं जैसे ही घर में घुसा, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरी माँ की लाश कमरे में पड़ी हुई थी। उनका किसी ने मर्डर कर दिया। बहुत ढेर सारा खून वहां बह रहा है। प्लीज पुलिस को बुलवा दीजिए। उसे बेचारे को कोई नंबर नहीं पता था। पीसीओ वाले ने कहा कि बेटा 100 नंबर कंट्रोल रूम का है, लेकिन ये हमेशा बिजी रहता है, क्योंकि उसकी डेडिकेटेड लाइंस उस समय बहुत कम हुआ करती थी। उससे पूछा, तुम कहाँ की घटना है ये, तुम कहाँ रहते हो। उसने कहा, साहब इस्माइलगंज में। उन्होंने कहा, ये गाजीपुर थाना क्षेत्र में आता है। और उस जमाने में लगभग सभी पीसीओ पर जनपद के सभी अधिकारियों, थानों, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी और आईजी के नंबर, लैंडलाइन नंबर चिपका कर लोग रखते थे कि पता नहीं किस व्यक्ति को इन नंबरों की जरूरत पड़ जाए। उसने फौरन थाना गाजीपुर का नंबर मिलाया और बच्चे से कहा, बताओ बेटा क्या कहना है। इसके पहले कि उधर से थाने से जिसने उठाया उसकी कोई आवाज आती, बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। उसका फोन पीसीओ वाले ने पकड़ा और जितनी बात बच्चे ने बताई थी वो पूरी बात बताई। और ये बताया कि इस्माइलगंज के पास एक नव विकसित कॉलोनी है, पटेल नगर, वहां ये बच्चा रहता है।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूल का छात्र है। अभी अभी घर आया तो इसने देखा इसकी माँ की किसी ने हत्या कर दी है। बहुत ढेर सारा खून वहाँ पर पड़ा हुआ है। पीसीओ वाले से थाने पर फ़ोन अटेंड करने वाले मुंशी दीवान ने कहा, बच्चे से कहिए परेशान न हो, घर पहुँचे, अभी पुलिस जा रही है। थाने के थानाध्यक्ष तुरंत अपनी सारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पटेल नगर का वाकया था। 4 कमरों वाले इस मकान में 2 कमरे तो बने हुए, लेकिन 2 का निर्माण चल रहा था, अर्धनिर्मित थे। अगल बगल के प्लॉट खाली थे। सामने एक मकान बन रहा था जिसकी सिर्फ नींव भरी गई थी। बिल्कुल विकास, मतलब हल्के हल्के वहां मकान इक्का दुक्का दिखाई दे रहे थे। जब तक पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती, सोनू के पिताजी राजेश मिश्र जी भी आ गए। श्री मिश्र लखनऊ के फेमस बर्लिंगटन चौराहा के पास देना बैंक के रीजनल ऑफिस में काम करते थे। उस दिन उन्होंने छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि दिन में उनके सगे बहनोई के यहां नए मकान बनाने का भूमि पूजन था। बच्चे के स्कूल जाने के थोड़ा बाद वो इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए गोमती नगर चले गए थे। वैसे तो वो 5 बजे आ जाया करते थे, लेकिन आज उस कार्यक्रम की वजह से थोड़ी देर हुई। जैसे ही घर के पास पहुंचे, भारी भीड़ और पुलिस देखकर वो परेशान हो गए। सोनू बाहर ही उनसे लिपट गया, कुछ बोल नहीं पा रहा था। सोनू के लेके सीधे तेज कदम से वो भीतर की तरफ गए। देखा फर्श पर उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई। एक ईंट भी, साबित ईंट वहां पड़ी है जिस पर खून के बहुत निशान हैं। ऐसा लगता था कि ईंट से ही सिर को कूंचकर उनकी पत्नी की हत्या की गई है। श्री मिश्र चिल्लाने लगे कि प्रखर कहां है। जोर जोर से आवाज भी लगाई, प्रखर। सोनू जो बड़ा भाई था उसने कहा, नहीं, प्रखर तो नहीं दिखाई दिया। पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त था। सारे कपड़े, रजाई, गद्दे, चद्दर फर्श पर पड़े हुए थे। सारी अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। सारे बक्सों के ताले टूटे हुए थे। टीवी और फ्रिज भी गायब थी। नए सामान जिस बक्स में रखे थे वो भी गायब था। उनको लगा कि कहीं इन्हीं कपड़ों के बीच वो छिपा नहीं है या पड़ा नहीं है। लेकिन तभी भीतर के कमरे में उनको डबल बेड के नीचे कुछ खून के निशान दिखाई पड़े। पुलिस भी साथ में थी। पुलिस ने डबल बेड को हटाया और देखा कि वहां पर 4 वर्ष के उनके छोटे बेटे प्रखर की लाश पड़ी है। पास में एक क्रिकेट वाला विकेट भी रखा हुआ है जिस पर काफी खून लगा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था कि इसी विकेट से पीट पीट कर बच्चे की हत्या की गई है। और यह भी स्पष्ट हो रहा था कि हत्या करने के बाद पलंग को उठाकर उसके ऊपर रखा गया है, क्योंकि उस डबल बेड की पलंग, जिसमें बॉक्स आजकल बहुत होते हैं, 90% डबल बेड के पलंगों में लोग प्रीफर भी करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी कपड़े रखने की जगह होती है। तो उसमें नीचे इतनी जगह नहीं थी कि बच्चे को मार के या बच्चा जिंदा उसके भीतर घुस सके। सामान ढूंढने के चक्कर में ये पलंग ऐसा लगता है खिसकाया गया था और बाद में बच्चे को मार के उसके ऊपर पलंग रख दिया गया। पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। श्री मिश्र ने बताया कि उनकी पत्नी का नाम अलका और उम्र 32 साल थी और छोटे बेटे का नाम, जिसकी हत्या हुई है, उसका नाम प्रखर
उम्र 4 साल थी। घटनास्थल को देख के लग रहा था कि इत्मीनान से पहले इन दोनों को मारने के बाद इत्मीनान से सभी अलमारियों के ताले तोड़े गए, सभी बॉक्सेस के ताले तोड़े गए, सारे बक्सों में से सामान, रजाई गद्दे को भी उसमें से निकाल के बिखेर दिया गया। डबल बेड के बॉक्स में जितना सामान था एक एक सामान बाहर कर दिया गया और छांट छांट के कैश और ज्वेलरी जितनी भी थी वो ले गए। नए बर्तन ले गए, टीवी और फ्रिज जैसा मैंने बताया ले गए। पुलिस ने अनुमान लगाया कि जितना सामान जाना बता रहे हैं या जितना सामान गया है, टीवी और फ्रिज तो निश्चित रूप से गया है, जरूर किसी न किसी गाड़ी से गया होगा। ट्रक टाइप का कोई छोटा वाहन होगा, डीसीएम टाइप का, जिससे ये सामान गया होगा। पूरे शहर में मैसेज किया गया, टीवी और फ्रिज के ब्रांड बताए गए कि अगर किसी के पास इस ब्रांड की टीवी और इस ब्रांड का फ्रिज एक साथ मिले तो उसे रोक लिया जाए। पूरी रात चेकिंग चली लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। पुलिस ने श्री मिश्र की तरफ से एक एफआईआर 396 आईपीसी की डकैती विद मर्डर लिख ली और विवेचना शुरू की। यह घटना 21 दिसंबर की थी। ठीक इसी तरह दूसरी घटना 23 दिसंबर को, तीसरे दिन, बहुत ही घना थाना, घनी आबादी वाला थाना वजीरगंज है, वहां पर घटित हुई। वजीरगंज में एक मोहल्ला है बारूद खाना, बड़ा पुराना मोहल्ला है। अंग्रेज़ों के समय में वहाँ बारूद स्टोर की है, वो पुरानी बिल्डिंग्स अंग्रेज़ों के समय की विस्फोटक इकट्ठा करने की आज भी मौजूद है, लेकिन अब वो बस गया है, 99% घना बसा हुआ है। वहीं पर 2/4 लक्ष्मी निवास में उत्तर प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी कुंवर सिंह टंडन अपनी पत्नी आशा टंडन के साथ रहते थे। उनका जो पारिवारिक व्यवसाय था वो चिकन के कपड़ों का थोक व्यवसाय था। उनके यहां भी दिन में बदमाश घुस गए। 72 वर्षीय श्री कुंवर सिंह टंडन की हत्या कर दी, पूरा घर खंगाल कर ले गए। श्रीमती आशा टंडन भी उस समय मौजूद थीं, लेकिन वो किसी स्टोर के कमरे में छिप गईं। बाद में वो निकलकर उन्होंने हल्ला किया, पड़ोसी निकले, तब वो बाहर आईं, तब पुलिस आई। इसके पहले 13 फरवरी 1999 को शहर के बीचों बीच का एक थाना हसनगंज, उसके ब्रह्मपुरी इलाके में शाम को कोई 3-3:30 बजे बदमाश घुस गए। उस मकान में व्यवसायी फैजुल्ला खां, जो शाहजहांपुर के रहने वाले थे, अपनी पत्नी रईस सुभानी के साथ रहते थे। फैजुल्ला किसी काम से व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गए थे। घर में अकेली उनकी पत्नी रईस सुभानी थी। बदमाश घुसे, महिला रईस सुभानी की हत्या कर दी, सारा सामान बटोरा, चुपचाप वहां से निकल गए। ये मैंने 3-4 घटनाएं जो बताई, ये तो सिर्फ बानगी है। उस कैलेंडर ईयर में सिर्फ लखनऊ में हाउस रॉबरी की, डे लाइट हाउस रॉबरी की 18 घटनाएं हुई थी। और इन घटनाओं में जो भी घर पर मिल गया, 1 रहा हो, 2 रहा हो, 3 रहा हो, सबकी हत्या हुई और सारा सामान लूट कर ले गए। यह घटनाएं सब कैलेंडर ईयर 1999 की हैं। इसके बाद मई 2000 में जनपद सीतापुर में शहर में इसी तरह की एक डे लाइट हाउस रॉबरी हुई। बदमाश घर में घुसे,
घर का कोई नौजवान बच्चा वो कूद कर छत से दूसरे की छत पर चला गया, हल्ला मचाया। अड़ोस पड़ोस के लोग निकल आए। 4-5 बदमाश तो भागने में सफल हुए, लेकिन भीड़ ने मौके पर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। सीतापुर पुलिस ने उनसे श्रेणीबद्ध पूछताछ की। डकैत थे, मार चुके थे गृहस्वामी को सीतापुर में। तब जाके लखनऊ की इन 18 में से कई घटनाएं खुली और इनसे नंबर्ड आइटम जो लूटे गए थे, मतलब घड़ी, टीवी, फ्रिज, जो नंबर्ड आइटम होते हैं, ब्रांडेड आइटम होते हैं, क्योंकि पैसा और गहने इन सब का डिस्पोजल ये 24 घंटे में कर देते हैं, इसलिए उनके रिकवरी का प्रश्न नहीं उठता है। बहुत ढेर सारी हाउस रॉबरी की घटनाओं के नंबर्ड आइटम इनसे रिकवर हुए। ये पूरा का पूरा गैंग शाहजहांपुर के एक बड़े इलाके में रहने वाले क्रिमिनल ट्राइब पंखिया गिरोह का था। खाली लखनऊ सीतापुर नहीं, आसपास के कई जिलों की हाउस रॉबरी की घटनाएं इनसे खुली। ये डीसीएम टाइप की एक गाड़ी में 10-12 की संख्या में चलते थे। कहीं एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी, कहीं रुक गए, दिन भर रैकी की या रात भर रैकी की, दिन में अकेला देख के घर के भीतर घुसे और घटना के तुरंत बाद वहां से रवाना हो गए। जेवर और कैश लेकर कोई आदमी वहां से भाग गया, बाकी सब अगले टारगेट की तलाश में वहीं घूमते रहे। इतने बेखौफ थे, इतने फियरलेस थे, कानून का डर ही नहीं था। आज की घटना। अब आप जरा सोचिए उस दौर के बारे में कि दिन में 12 से 4 के बीच में जब आप या आपके परिवार के कुछ सदस्य घर में हों, अचानक कोई घंटी बजाए या दरवाजा खटखटाए, आपने दरवाजा खोला, सारे लोग भीतर, आप जितने भी लोग हों सब मारे जाएं और आपका पूरा सामान मिनी ट्रक टाइप के किसी वाहन में भर के कोई लूट ले जाए। और ये बात कहाँ की है? प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। उस जमाने में त्राही मच गई इस डे लाइट रॉबरी वाले गैंग से। उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई सीसीटीवी कैमरा कहीं सड़कों पे नहीं था, पड़ोसी डर के मारे बाहर निकलते नहीं थे अगर उनको आहट भी हो जाए। अगर पड़ोसियों में किसी ने भागते हुए देख लिया तो वो पीछा नहीं करते थे। कारण था कि इन बदमाशों का कुछ नहीं होगा और हम थाना, पुलिस, अदालत के चक्कर लगाते लगाते पस्त हो जाएंगे। इस डर की वजह से कोई इस इंटरफेयर करने का, रोकने का या कोई किसी को सूचना देने का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। कम्युनिकेशन के इस दौर में जब हर चौराहे पर, 2 चौराहों के बीच में भी हर दुकान पर, प्राइवेट मकानों में 50% से ज़्यादा सीसीटीवी लगे हैं और आज की तारीख में इस तरह की कोई क्राइम की घटना सड़क पर अगर होती है तो पहचान सीसीटीवी से ही हो पाती है। अगर एक स्केल 1 से 100 तक बनाई जाए पुरानी घटनाएं और नई घटनाओं की तुलना करने को, पहले सपोज करिए इस तरह की 100 घटनाएं होती थीं तो आज की तारीख में 10 होती हैं। बंद नहीं हुई हैं, तरीके बदल लिए हैं, हिट एंड रन क्राइम करते हैं। ऐसा क्राइम हाउस रॉबरी भी करना होगा तो 10 मिनट में अपना काम खत्म करके भाग जाएंगे। वो जानते हैं कि पड़ोसी फ़ोन कर देगा, घर में छिपा हुआ कोई व्यक्ति है वो फ़ोन कर देगा और 10 मिनट में पुलिस आ जाएगी। इतना परफेक्टली उन्होंने रीड कर रखा है पुलिस के मूवमेंट को, इसलिए 10% ये घटी हैं, लेकिन उतना इत्मीनान से नहीं जैसा मैंने आपको पहली घटना के बारे में बताया। घंटों लूटपाट का प्रश्न ही नहीं उठता आज की तारीख में।
कहीं न कहीं से पुलिस को सूचना 112 नंबर पर हो जाएगी। जिन 3-4 जगहों का मैंने आज की घटना में ज़िक्र किया हाउस रॉबरी के, उनमें एक चीज़ कॉमन थी। जब ये गैंग पकड़ा गया तो उसने बताया कि साहब हम दरवाज़ा खटखटाते हैं ये कह के कि मीटर रीडिंग लेनी है। उस जमाने में लोग घर के भीतर बिजली के मीटर रखते थे और कुछ लोग तो उसमें लकड़ी का प्रॉपर कवर बनवा लेते थे। उस कवर में मीटर जहां दिखाई पड़ता है उतनी विंडो छोड़ देते थे, बाकी में ताला भी लगा देते थे। और जैसे ही मीटर रीडिंग का नाम लेके दरवाजा खटखटाया और किसी ने दरवाजा खोला तो सारे बदमाश अंदर। सबसे पहले सामने वाले की हत्या, फिर अगर कोई मिल गया भीतर तो उसकी हत्या, और सारा सामान बटोर कर ले जाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया या बाहर नहीं निकला तो हम कभी भी भीतर नहीं जाते थे, क्योंकि इन सभी घटना के सीन ऑफ क्राइम पर कहीं भी फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। दरवाजा तोड़कर, कुंडी तोड़कर, इस तरह की कहीं फोर्स एंट्री नहीं थी, सब फ्रेंडली एंट्री थी। यही उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि साहब मीटर रीडिंग के बहाने हम सब जगह जाते थे। जो उस दौर के लोग होंगे वो जानते होंगे कि मीटर भीतर लगाए जाते थे। मेरे भी घर में प्रयागराज में मीटर भीतर था। मीटर रीडिंग वाला आता था पूरे मोहल्ले की रीडिंग करने के लिए। हम बिल्कुल निर्भय होकर, निर्भीक होकर दरवाज़ा खोल देते थे। वो आता था, एक मीटर रीड करता था हाथ से मैनुअल, और बगल में एक कार्ड लटका होता था जिसमें वो तारीख लिखता था, उस दिन की मीटर रीडिंग लिखता था और टोटल यूनिट कितनी हुई ये भी लिखता था। और हमेशा वो कार्ड एक लंबाई में छपा हुआ सरकारी कार्ड बिजली विभाग का, वो उसके बगल में टंगा होता था मीटर के। आज के समय में सारे मीटर बाहर लगाए जाते हैं और उस जमाने में मीटर भीतर लगवाने की लॉजिक मैं आज तक समझ नहीं पाया। क्या, क्यों ऐसा लोग करते थे कि मीटर को संजो कर, संभाल कर भीतर रखते थे कि रीडर आएगा तभी मैं खोल के उसे रीड कराऊंगा। एक चीज ये हो सकती है कि उस जमाने में नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हुआ करते थे, हो सकता है ये महंगे भी होते हों, तो लोग डरते हों कि बाहर से ये चोरी हो जाएंगे तो हमें इतना महंगा मीटर लगवाना पड़ेगा। यही एक कारण मेरी समझ में आता है। हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग जो बिजली से विभाग से संबंधित हों वो शायद इस पर कोई प्रकाश डाल सकें कि पहले 99% मीटर घरों में भीतर हुआ करते थे, आज 99% मीटर घरों में बाहर लगे हैं। चोरी तब भी हो सकती थी, चोरी आज भी हो सकती है, लेकिन मैंने न उस जमाने में न इस जमाने में मेरे सामने कोई मीटर, बिजली के मीटर चोरी का कोई प्रकरण मेरे सामने नहीं आया। फिर भी मीटर को भीतर लगवाने का तुक आज तक मैं समझ नहीं पाया। इसीलिए मैं किस्सा गोई परिवार के सभी अपने सदस्यों का, परिवार के सभी लोगों से यह अपेक्षा भी करता हूं और मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि अगर आप इन केस कोई मीटर आपके यहाँ लगना है, नया मकान बनवा रहे हैं या अपना मीटर चेंज करा रहे हैं, पुराने से नए में करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवा रहे हैं, तो कृपा करके उसको बाहर ही लगा दें। मीटर रीडर आएगा, अपनी रीडिंग लेगा, चला जाएगा। प्रिंटेड बिल आता है, आपको कोई दिक्कत है उस मीटर रीडिंग को आप चेक कर लीजिए। ऑनलाइन शिकायत करना हो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वहां जाके भी बता सकते हैं कि साहब ये रीडिंग गलत है, किसी को भेज के फिर से दिखवा लें। लेकिन भीतर मीटर को रखने का, बिजली के मीटर को रखने का कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अनावश्यक कोई घंटी बजाए और आपसे कहे कि हम मीटर रीडिंग करने आए हैं, आप दरवाज़ा खोलें, क्यों इतना रिस्क लेने की ज़रूरत है? क्या है उस मीटर में? और इलेक्ट्रॉनिक मीटर तो इतने सस्ते हैं कि आप चोरी भी हो जाएं, अगर कंप्यूटराइज मीटर होते हैं वो। चाइनीज़ तो भरा पड़ा है मार्केट में,
आपको 400-500-800 रुपए में नए मिल जाएंगे, नया लगवा लीजिएगा, हो जाने दीजिए चोरी। कम से कम दिमाग में ये रहेगा तो नहीं कि आने वाले को पहले मैं चेक कर लूँ। क्योंकि देखिए आज की तारीख में मीटर रीड करने वाला, टेलीफोन ठीक करने वाला अगर आपके यहाँ लैंडलाइन अभी भी बचा है, बिजली ठीक करने वाला, गैस ठीक करने वाला, आप जब तक बुलाएंगे नहीं आपका दरवाज़ा ये लोग खटखटाएंगे नहीं। पहले तो जनरल घूमते रहते, दरवाज़ा खटखटाया, आपके यहाँ गैस ठीक करनी है, आपके यहाँ बिजली ठीक करनी है, आपकी मीटर रीडिंग लेनी है, ये घूमते रहते थे। लेकिन आज की तारीख में जब तक आप उन्हें बुलाएंगे नहीं वो कतई आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। लेकिन अगर बिना बुलाए आपका कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो भीतर से ही 112 जो कंट्रोल रूम का नंबर है, सभी प्रदेशों में शायद यही नंबर होगा, वहाँ पुलिस को इत्तला ज़रूर कर दीजिए। अचानक आए ऐसे मेहमान के लिए तत्परता से दरवाज़ा कभी न खोलें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो कृपया मेरी मेल आईडी पर वो कारण भी बता दें ताकि मेरा ज्ञानवर्धन हो सके। मेरी मेल आईडी वही पुरानी rajeshpande61@gmail.com RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।